हेलो एवरीवन, ल्यूसेंट जीके में हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम जानेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, द प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौन है। एग्जीक्यूटिव हमारी सरकार का वो हिस्सा है जो सारे काम करेगा, यानी कानून बनाना किसका काम है? लेजिस्लेटिव का। उन कानूनों को लागू कौन करेगा? वो एग्जीक्यूटिव करेगा। और अगर उसमें कोई खोट रह जाए तो उस काम को ठीक कौन करेगा? जुडिशरी। अगर कोई दिक्कत हो जाती है सिटीजन्स को तो वो किसके पास जा सकते हैं? वो जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूनियन लेवल यानी कि सेंटर के बारे में जानेंगे। यूनियन में कौन कौन आते हैं? सबसे ऊपर आते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर आते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, और आखिर में आते हैं अटॉर्नी जनरल। अब हम शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट से। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेसिडेंट कौन होते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भारत का हेड ऑफ स्टेट है। साथ ही वे फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के, भारत के पहले नागरिक। कई देशों में आज भी देश के जो मोनार्क है, राजा या रानी, उन्हें फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूके। वहाँ की फर्स्ट सिटीजन कौन है? क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, और साथ ही हेड ऑफ स्टेट भी वही है। कई कॉमनवेल्थ नेशंस हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनकी भी हेड ऑफ स्टेट कौन है? क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड। भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा होते हुए भी अपना अलग हेड ऑफ स्टेट रखता है, इसलिए भारत की पोजीशन बहुत ही अलग है कॉमनवेल्थ में। हम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को मेडल हमारे प्रेसिडेंट ही देते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होता है। ये सीधे तौर पर नहीं होता है, इसमें आप और मैं वोट देने नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति को चुनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन बनाते हैं? तो इसमें भारत के सभी इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। फिर आते हैं इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलएस। फिर इसमें आते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी की जो स्टेट असेंबलीज हैं, वहाँ के मेंबर्स। तो दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें विधानसभा है, बाकी किसी में भी विधानसभा नहीं है। तो इनके एमएलएस भी वोट डालेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, और ये सब मिलकर बनाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में केवल इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करते हैं, वो भी इस चुनाव का हिस्सा नहीं होंगे। स्टेट असेंबलीज में भी जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स है वो भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स है वही हिस्सा लेंगे। और एक और बात, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के मेंबर्स है, वो भी प्रेसिडेंशियल कॉलेज का, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसका पार्ट नहीं बनेंगे। अब हम जानते हैं कि इलेक्शन का वोट काउंट कैसे होता है, एक एमएलए के वोट काउंट का वैल्यू क्या होता है। तो एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय 1000। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं। यूपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? 20 करोड़। और उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पे 404 सदस्य हैं जिसमें से एक एंग्लो इंडियन होगा। तो हम एंग्लो इंडियन को हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 403, उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 403 मेंबर्स डिवाइडेड बाय 1000, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 इसकी वैल्यू आएगी। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान की आबादी है 7 करोड़, और वहाँ की जो सीट्स है वो है 200। अब उसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो वहाँ के जो एमएलए उसकी वोट की वैल्यू आ जाएगी 700। ठीक। अब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट का सिस्टम है उसे समझते हैं। तो एमपी का वोट का वैल्यू क्या होगा? द सम ऑफ टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस अपॉन द सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, सम आ जाएगा जितने भी एमएलएज हैं सारे स्टेट्स के उनके, जैसे हमने यहाँ पे यूपी का निकाला था जो कि 2000 था, राजस्थान का था 700, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे आएगी। और नीचे आएगा द सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो 545 एमएलए होते हैं लोकसभा में,
उसमें से 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस, उन्हें हटा देंगे। 543 आएगा यहाँ पे। उसमें हम ऐड करेंगे जो राज्यसभा में 245 मेंबर्स है। अब वो 245 में से 12 तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 543 प्लस 233। तो सारे स्टेट के जो एमएलए की वैल्यूज है वो यहाँ पे आएगी और नीचे आएगा 776। अब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और ये फीजिबल नहीं है, देश का इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब राष्ट्रपति के पास असली ताकत ही नहीं है तो जनता उसे डायरेक्टली क्यों चुने। तो जनता का उनका डायरेक्टली चुनाव करवाना गलत होगा। जब असली ताकत प्रधानमंत्री के पास है तो डायरेक्ट इलेक्शन प्रधानमंत्री के होने चाहिए और उनके मंत्रिपरिषद के। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। पहला तो है कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा 35 साल की उम्र होना ज़रूरी है। तीसरा लोकसभा मेंबर बनने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। और चौथा है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऐसा कोई पद है जिस पर आप हैं और आपको सरकार से कोई भी फायदा मिल रहा है। तो आप कोई ऑफिसर हो सकते हैं या सरकार में मंत्री हो सकते हैं या आप गवर्नर हो सकते हैं। तो ऐसे ऑफिस को आपको छोड़ना होगा जैसे ही आप प्रेसिडेंट बनते हैं उस दिन से। और कौन सा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये कौन तय करेगा, ये तय करने का अधिकार है हमारी संसद को। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट जिस भी पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेगा वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाया जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कोई उपराष्ट्रपति या गवर्नर या मंत्री चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा उस पद से। जैसे जब प्रतिभा पाटिल 2007 में प्रेसिडेंट बनी थी तब वो राजस्थान की गवर्नर भी थी, तो उन्होंने राजस्थान के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर टर्म की बात करें तो टर्म होता है राष्ट्रपति का 5 साल। जिस दिन से वो अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे उस दिन से 5 साल। फिर इसमें एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अगले जो चुनाव है वो उस 5 साल के पीरियड से पहले होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट ने अपना कार्यकाल संभाला है 20 जुलाई 2017 में तो 20 जुलाई 2022 से पहले चुनाव होना कंपलसरी है। फिर प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन है किसे देंगे, तो वो अपनी ही राइटिंग में लिख कर अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और बाकी जितनी भी पोस्ट है जितनी भी पोजीशन है ज़्यादातर सब अपना जो रेजिग्नेशन है वो राष्ट्रपति को देंगी। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उनकी मंत्रिपरिषद हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कैग हो, सब अपना इस्तीफा किसे देंगे, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट किसे देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 61(1) बात करता है इम्पीचमेंट की। तो प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। और इम्पीचमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरीके की न्यायिक प्रक्रिया है, ये एक क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है। क्वासी जुडिशियल इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में नहीं होती है, ये प्रक्रिया होगी सांसद में। राष्ट्रपति को इम्पीच करने का सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या नहीं करी गई है तो उसे किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं वो इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है। फिर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कैसे शुरू हो सकता है, अगर संसद के सदस्यों को लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ चार्जेस लेकर आ सकते हैं और ये संसद में से किसी भी एक सदन में हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी शुरू किया जा सकता है। और इस कार्यवाही में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम पे कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसका हिस्सा बनेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये जो कार्यवाही है ये शुरू हुई है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 1/4 मेंबर्स को साइन करना होगा चार्जेस को। मतलब राज्यसभा पर टेबल पर लाने से पहले ही 1/4 मेंबर्स को इस नोशन को साइन करना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का कि आपके खिलाफ ये चार्जेस है और ये कार्यवाही शुरू होगी।
उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उस हाउस की। अगर ये यहाँ पर पास हो गया यानी कि राज्यसभा में, फिर ये जाएगा लोकसभा में। फिर जो सेकंड हाउस है वो इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करेगा। यहाँ पे फर्स्ट हाउस कहाँ था जहाँ कार्यवाही शुरू हुई थी, वो था राज्यसभा। तो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कौन सा बनेगा, लोकसभा। तो दूसरे वाले हाउस में इन्वेस्टिगेशन होगा। फिर राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा कि वो सदन में आए, अपनी बात रखे। वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो लॉयर हो या कोई लीगल पर्सन हो, या आम आदमी भी हो सकता है, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वोटिंग होगी, और अगर यहाँ पर दूसरे सदन में भी अगर 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति इम्पीच हो जाएंगे। आज तक वैसे कोई राष्ट्रपति इम्पीच नहीं हुए हैं, लेकिन कोई राष्ट्रपति तानाशाह ना बन जाए, इसलिए ये पावर होना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए, और अगर वो पार्ट है तो उन्हें प्रेसिडेंट के जो सीट है उसे ऑक्यूपाई करने से पहले अपना जो प्रीवियस ऑफिस है उसे छोड़ना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति का ऑफिस खाली कब होता है, सबसे पहले ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जब टर्म पूरा हो जाए 5 साल का तब, या फिर वे इस्तीफा दे दें, या फिर उन्हें इम्पीच कर दिया जाए, या डेथ हो जाए उनकी। तो 2 राष्ट्रपति की डेथ हो चुकी है जब वो प्रेसिडेंट के पद पर थे। पहले हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और दूसरे हैं जाकिर हुसैन। और पांचवा है अदरवाइज। अदरवाइज का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन को ही रद्द कर दे, 6-7 महीने बाद फैसला आए कि वो चुनाव हुआ था वो गलत था, और उन 7 महीनों के बाद ही राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट का टर्म कंप्लीट होने से पहले। प्रेसिडेंट है वो अपना ऑफिस इन केस टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद भी उनके जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो नहीं चुने जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो ऑफिस है वो कौन संभालेगा, वो जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जिनका टर्म खत्म हो गया है वही संभालेंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट का कोई चांस नहीं है, वो उनका पद नहीं संभालेंगे। अगर कोई वैकेंसी आ जाती है किसी कारणवश तो नेक्स्ट इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो पूरे अगले 5 साल का जो उसका टेन्योर होगा वही मिलेगा, और उन 6 महीनों के लिए वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिस की जिम्मेदारी संभालेंगे। जब राष्ट्रपति हटते हैं अपने पद से किसी भी कारण से, तब उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगी। अब तक केवल एक ही बार ऐसा मौका आया है कि चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति का ऑफिस संभाला है, और वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये लिस्ट है हमारे प्रेसिडेंट्स की, हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अकेले हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। फिर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बने, और इनका जन्मदिन ही भारत में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आए जाकिर हुसैन। जब ये पद पर थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर वीवी गिरी आए, वाइस प्रेसिडेंट थे ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया। लेकिन फिर वीवी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के पद से अपने आप को हटा दिया, रिजाइन कर दिया, और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। जब तक वो कार्रवाई हुई तब तक मोहम्मद हिदायतुल्ला जो भारत के चीफ जस्टिस थे 2 महीने तक उन्होंने राष्ट्रपति की जिम्मेदारी ली। फिर वीवी गिरी आ गए थे चुनाव जीत के, और उन्होंने अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट किया। फिर आए फखरुद्दीन अली अहमद। इमरजेंसी इनके समय पर ही लागू हुई थी, और इनकी भी डेथ हो गई थी जब ये पद पर थे। फिर बीडी जट्टी बने एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर नीलम संजीव रेड्डी आए, ज्ञानी जैल सिंह आए। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, आगे हम जानेंगे उसके बारे में। फिर आए आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। फिर के आर नारायण, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। फिर प्रतिभा पाटिल, ये इकलौती और पहली भारत की महिला राष्ट्रपति थी। फिर प्रणब मुखर्जी, और अभी प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।